देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना अपना वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में देखो टोटल 6 लेयर आते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं पहले लेयर से। पहला लेयर क्या है, ये देखो, ये एल्वेलर एपिथेलियम है। ठीक है, और हमें पता है एल्वेलर एपिथेलियम, ये अगर एल्वेलाई है तो अंदर से क्या होता है, एक फ्लूइड लाइनिंग होता है, राइट। तो ये क्या है, एल्वेलर एपिथेलियम, और अंदर से क्या है, एक फ्लूइड लाइनिंग। ठीक है, फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट का लेयर। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट का जो लेयर हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट लेयर। एल्वेलर एपिथेलियम सेकेंड लेयर। ठीक है, अब एपिथेलियम है तो नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा एपिथेलियम का, थर्ड लेयर हो गया वो। ठीक है, अब उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या स्टार्ट होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, अगेन एंडोथीलियम, इस बार कैपिलरी का एंडोथीलियम आएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गए, 6 लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। और ऑलमोस्ट जो थिकनेस है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का वो अलग अलग एरिया में अलग अलग है। ठीक है, बट एवरेज कितना है, 0.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, तो 70 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इतना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपको लिखना होगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो पहला फैक्टर जो आता है वो आता है थिकनेस का। ठीक है, थिकनेस किसका, मेम्ब्रेन का, राइट। अब मेम्ब्रेन जितना थिक होगा जो डिफ्यूजन का रेट है उतना कम होगा, तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें थिकनेस जो है वो बढ़ जाता है, जैसे पल्मोनरी इडीमा एंड पल्मोनरी फिब्रोसिस। इन केसेस में जो थिकनेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और थिकनेस अगर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है, अब देखो पल्मोनरी एडिमा में जो फ्लूइड है ना वो इंटरस्टिशियल स्पेस और एल्वेलाई के बीच में भर जा रहा है। देखो ये रहा था, ये इंटरस्टिशियल स्पेस था। अब सोचो इसमें ज़्यादा अगर फ्लूइड भर जाएगा तो क्या थिकनेस बढ़ जाएगा, है ना, और थिकनेस बढ़ जाएगा तो रेट घट जाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब आता है सरफेस एरिया। ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना ज़्यादा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एरिया होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न का रेट होगा। अब देखो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें क्या हो जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है, जैसे पल्मोनोटॉमी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक लंग को हमने हटा दिया, एक लंग ऐसा था जो डिजीज था। ठीक है, उसे क्या कर दिया, हटा दिया, तो जिसके वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, घट गया। ठीक है, इम्फाइजिमा की वजह से क्या होता है, अगर ये दो एल्वेलाई है तो बीच का जो एल्वेलर वॉल है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया घट जाता है। और अगर सरफेस एरिया घट रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड अपना। जो थर्ड है वो क्या है, डिफ्यूज़न कोफिशिएंट। ठीक है, आप देखो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 टाइम्स ज़्यादा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है उसका ऑक्सीजन का, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, और सेम वाटर के थ्रू है तो सेम वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू भी इतना ही है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मच मोर इजीली डिफ्यूज़ करता है थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और एक अपना रिलेशन है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस के। ठीक है, फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर है उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो और प्रेशर डिफरेंस से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, राइट। तो ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर देंगे, राइट, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे और जो रिजल्टेंट इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिक्स लॉ ऑफ, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को क्या करना है, कंबाइन, राइट। देखते हैं, तो जो गैस डिफ्यूज़ करेगा उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जो है ये क्या, प्रेशर डिफरेंस है कैपिलरी और एल्वेलाई में। डी क्या था अपना, तो डी था अपना डिफ्यूज़न कोफिशिएंट। ए क्या था, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का एरिया था। और स्मॉल डी क्या था, स्मॉल डी था थिकनेस ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाता है अपना फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का
रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया टॉपिक। सो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल बेसिस वाले क्वेश्चंस को, राइट। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिजीज़ है क्या? सो ये डिजीज़ एक तरह का स्लीप एपनिया है, ठीक है। प्री मैच्योर इन्फेंट्स में स्लीप एपनिया, एपनिया मतलब क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, राइट। एपनिया मतलब क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो एक तरह का स्लीप एपनिया है। अच्छा, क्या फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है? लॉस ऑफ रिदमिक एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स लीड्स टू एपनिया इन द स्लीप एंड कॉज डेथ ऑफ द इन्फेंट, ठीक है। और फर्दर एग्जैक्ट कॉज जो है वो नॉट नोन है, ठीक है। ये कहाँ से मिला मुझे? ये जीके पाल से मिला, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था AKU में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि माउंटेन सिकनेस इज एसोसिएटेड विथ सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है कि माउंटेन सिकनेस या फिर हाई एल्टीट्यूड के साथ सेरेब्रल एडिमा क्यों होता है? देखो, माउंटेन सिकनेस मतलब हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से आर्टेरियोल्स क्या होंगे? डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। आर्टेरियोल्स डायलेट, ठीक है। अब आर्टेरियोल्स डायलेट करते हैं तो जो सेरेब्रल ब्लड प्रेशर है वो क्या घट जाएगा, ठीक है। तो इसको कंपनसेट कौन करेगा? सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन, ठीक है। तो आर्टेरियोल्स डायलेट करेंगे टू प्रिवेंट द फॉल इन BP इन ब्रेन। क्या काम करता है? दिस आर्टेरियल डायलेटेशन इज कंपनसेटेड बाय सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन, ठीक है। बट ये भी किस हद तक होगा? ये सिर्फ इट अकर्स टू एन एक्सटेंट, ठीक है, टू एन एक्सटेंट। तो कंपन ये आर्टेरियल डायलेटेशन जो है दिस इज कंपनसेटेड बाय सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन टू एन एक्सटेंट, ठीक है, बट देन इट फेल्स। और अब ये फेल हो चुका है सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अब क्या होता है? कैपिलरी प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है। एक चीज़ याद है, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, ऐसे होता था। तो आर्टेरियोल्स डायलेटेशन अब रेगुलेट नहीं हो पा रहा, तो कैपिलरी प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये है अपना आर्टरी, राइट। ये अपना आया आर्टेरियोल, ठीक है। ये क्या अपना आर्टेरियोल, ठीक है। और आर्टेरियोल फर्दर किस में टूट जाता है? कैपिलरीज में टूट जाता है। तो ये क्या अपना कैपिलरी, ठीक है। अब सोचो, अगर आर्टेरियोल क्या करेगा? डायलेट करेगा, ठीक है। आर्टेरियोल डायलेट करेगा तो कैपिलरी में क्या ज़्यादा ब्लड आ रहा होगा? सीधा का सीधा ब्लड किस में आएगा? कैपिलरी में आएगा। तो आर्टेरियोल का डायलेट करना इसका मतलब क्या है? कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज करना, ठीक है, ठीक है। और कैपिलरी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो फ्लूइड क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और फ्लूइड कहाँ पे? इनटू ब्रेन टिश्यूज, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से और एसिटाजोलामाइड से, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कि आर्टीरियल PO2 शुड बी इक्वल टू एल्विलर PO2, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? देखो, पहले क्या हुआ है, मान लो ये एक इंसान है, राइट, ठीक है। बाहर से एयर लिया, ठीक है, अंदर एयर आया, एल्विलाई में आया, और एल्विलाई से कहाँ पे आ गया एयर? ब्लड में आ गया, ठीक है, आर्टरीज में आ गया। ये आर्टरी है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। तो एल्विलाई में जो एयर होता है वो क्या होता है? 104 mmHg, याद है कुछ ऐसा, ठीक है। बट आर्टरीज में 98 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो एल्विलर एयर है ना, जो एल्विलाई में PO2 है और जो आर्टरी में PO2 है वो बराबर क्यों नहीं है, ठीक है। वो तो बराबर होना चाहिए था, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड है वो क्या हो जा रहा, मतलब सेम ऑक्सीजन ही तो पूरा का पूरा ब्लड में डिफ्यूज़ कर जा रहा है, ठीक है। ये बराबर क्यों नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखो, बराबर दो रीज़न से नहीं है, ठीक है। देखो, ये जो पल्मोनरी ये आर्टरीज है, ये पल्मोनरी एक तरह से पल्मोनरी कैपिलरीज जो है ना, ये जो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी कैपिलरी भाई, ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है, इट इज़ जॉइंड बाय venous blood coming from bronchial circulation,
देखो यहाँ पर तो इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, जो इधर से ब्लड आ रहा था वो इधर से ऑक्सीजनेट करके निकलेगा, बट मीनवाइल क्या होता है ना, ब्रोंकियल सर्कुलेशन से आता हुआ जो वीनस ब्लड है वो इस पल्मोनरी कैपिलरी में ड्रेन हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। और भी कुछ होता है, अदर जगह से भी वीनस ब्लड आ रहा है, कहाँ कहाँ से, एंटीरियर कार्डियक एंड थिबेशियन वेन्स से वीनस ब्लड आता है। ये कौन से वेन्स है, ये हार्ट से आ रहा है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बेसिस वाला क्वेश्चन है, वो आता है कि एक्सपीरेशन जो एक पैसिव प्रोसेस कैसे है, ठीक है। एक्सपीरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यार एक्सपीरेशन जो वो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स के कारण हो रहा है, ठीक है, और इलास्टिक रिकॉइल के कारण ही लंग्स क्या होता है, डिफ्लेट कर जाता है। तो बस ये सिंपल सा रीज़न है 2-3 लाइन का, इसलिए क्या है, एक्सपीरेशन पैसिव प्रोसेस है। अच्छा, और सिंस ये एक पैसिव प्रोसेस है इसलिए कोई भी प्राइमरी मसल्स ऑफ एक्सपीरेशन इन्वॉल्व नहीं है। पैसिव प्रोसेस कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि कोई नर्वस रेगुलेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। बट ये अगर फोर्सफुल एक्सपीरेशन का बात होता, फोर्सफुल एक्सपीरेशन, तो वहाँ पे वीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आते, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्सपीरेशन जो वो क्या है, प्योरली पैसिव, ठीक है। तो ये हो गया। जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो है ये, हेमाटोक्रिट ऑफ वीनस ब्लड इज मोर, ठीक है। मतलब क्या है हेमाटोक्रिट ऑफ वीनस ब्लड, देखो हेमाटोक्रिट एक तरह से साइज होता है, ठीक है, ऑफ वीनस ब्लड। देखो ये क्या है, अपने पास एक ब्लड है, राइट, और ये अपना टिश्यूज, ठीक है। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है बाहर से अंदर, ठीक है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर H2O से कंबाइन करता है, ठीक है, और देखो क्या होता है, H2O से कंबाइन करेगा तो वही H2CO3 बनेगा, और H2CO3 किस में टूट जाता था, H+ और बाइकार्बोनेट में। अब याद है यहाँ से बाइकार्बोनेट बाहर जाता था, और इसके रिस्पॉन्स में क्लोराइड अंदर आता था, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, क्लोराइड शिफ्ट। अब यहाँ पे ट्रिक है, देखो क्लोराइड क्या है, ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव इसका मतलब क्या है, क्लोराइड जब बाहर से अंदर आएगा तो साथ में वाटर भी अंदर लाएगा, ठीक है। एट टिश्यू लेवल क्लोराइड जब अंदर आ रहा है तो साथ में वाटर भी ला रहा है, क्यों, बिकॉज इट इज़ ऑस्मोटिकली एक्टिव, ठीक है। और इसके वजह से टिश्यू लेवल पर जो RBCs हैं क्या करते हैं, वाटर इम्बाइब कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर वाटर ले लेते हैं, ठीक है। इसी के वजह से जो साइज़ है वीनस ब्लड का, वीनस ब्लड यानी जो टिश्यू के बाद वाला, तो साइज ऑफ द वीनस ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। कितना, तो ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा, ठीक है। देखो इस चीज़ से समझो, तो फ्रॉम टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड RBCs में आए, ये देखो बाइकार्बोनेट जो है वो बाहर गया, इन रिस्पॉन्स क्लोराइड अंदर आया, ठीक है। ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण H2O भी अंदर आ गया और RBC का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। देखो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ क्लोराइड इन RBC, ठीक है, the chloride is osmotically active, right, RBC imbibe water, hematocrit is found to be 3% more than that of hematocrit of arterial blood। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस अपने पास आता है वो आता है कि एपेक्स ऑफ लंग्स जो है इसमें टीबी के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एपेक्स ऑफ लंग्स में जो टीबी का चांस है, ट्यूबरक्लोसिस का चांस है ना, वो हाई होता है, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, बट फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो एपेक्स पर ना वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वेरी हाई है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, वेंटिलेशन परफ्यूजन ग्रेटर देन 1 मतलब वेंटिलेशन ज़्यादा बड़ा है ना, यानी जितना सप्लाई नहीं है ना उसके पास, जितना ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं है उससे कहीं ज़्यादा वेंटिलेशन है, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो अगर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है, वो इन्वायरमेंट ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए फेवरेबल है। तो बस यही रीज़न है एपेक्स जो होता है, एपेक्स ऑफ लंग्स, वो टीबी के लिए प्रीडिस्पोज्ड क्यों होता है। अब ये सवाल कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एपेक्स पे ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, तो ये समझने के लिए लेक्चर देखना, ठीक है, ओके। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो ये है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर नॉट स्टिमुलेट इन एनीमिक हाइपोक्सिया, वाई,
ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा अनेमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, ठीक है। देखो अनेमिक हाइपोक्सिया में सब कुछ नॉर्मल होता था, बट जो हीमोग्लोबिन होता था ना वही लो हो जाता था, ठीक है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता था उसका कंटेंट क्या हो जाता था, लो हो जाता था, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन तो है, बट ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए व्हीकल नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है। तो ये हो गया एनीमिक हाइपोक्सिया। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ये क्या करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, तो आपको याद होगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सेंस करता था लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई PCO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इन चीज़ों को सेंस करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, कहाँ पर, इन ब्लड, ठीक है, इन ब्लड मतलब डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है। इनडायरेक्टली कहें तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड H+ इन डिसॉल्व्ड ब्लड, डिसॉल्व्ड स्टेट में, ठीक है। अब देखो अनेमिक हाइपोक्सिया में क्या हुआ, टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन कम है अनेमिक हाइपोक्सिया में, ठीक है। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर तभी स्टिमुलेट होगा जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, राइट। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब कम होगा ना तभी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। बट अनेमिक हाइपोक्सिया में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे तो छेड़खानी हो ही नहीं रहा। अनेमिक हाइपोक्सिया में क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम है तो जो ऑक्सीजन कंटेंट है डिलीवरी होने वाला वो कम है। बट क्या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कोई अंतर आया क्या, नहीं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो सेम ही है। और जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सेम है तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सेंसेस ओनली dissolved senses O2 CO2 H+ only in dissolved state in blood, ठीक है। इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि टोटल कंटेंट कम है या ज़्यादा, ठीक है। एनीमिक हाइपोक्सिया में तो हीमोग्लोबिन का छेड़खानी हो रहा था, ठीक है। ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे कोई दिक्कत नहीं आया था, ठीक है। तो ये चीज़ था।